नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में क्लास 8 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे और तीसरे अध्याय का शीर्षक है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कि इसमें हम लोग खनिज और शक्ति संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। अगर खनिज की बात करें तो खनिज में हम लोग जानेंगे खनिज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिजों का वितरण विश्व में विशेषतः भारत में किस प्रकार से है। इसके साथ ही खनिजों के उपयोग और संरक्षण के विषय में भी हम लोग समझेंगे। शक्ति संसाधन में हम लोग ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के विषय में समझेंगे। परंपरागत स्रोतों की बात करें तो इसमें ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, इन सब को समझेंगे। और गैर परंपरागत स्रोत में हम लोग पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, इन सब के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है इसमें उसको अच्छे से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में प्रश्न पूछा गया है कि खनिज क्या है, खनिज होता क्या है। देखिए, खनिज का बहुत ही अच्छा उदाहरण बिस्किट से बताया गया है कि जैसे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट में आटा, दूध, चीनी, ऐसे बहुत सारे चीज़ मिले हुए होते हैं, लेकिन जब आप बिस्किट को खाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता, आप सीधे बिस्किट खा रहे होते हैं। वैसे ही आप पृथ्वी पर चट्टान के विषय में जानते हैं। तो जो चट्टान है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ मिले होते हैं, और वे प्राकृतिक पदार्थ खनिज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप चट्टान को बिस्किट समझ लीजिए और बिस्किट में जो आटा, दूध, चीनी ये सब मिलाए गए हैं उसको विभिन्न प्रकार के खनिज समझ लीजिए। तो जैसे आटा, दूध, चीनी इन सब से मिलकर बिस्किट बना है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर पृथ्वी पर जो चट्टान है वो बने होते हैं। ये कुछ जो है बताया गया है। अब अगर खनिज के विषय में हम लोग आगे बात करें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यानी अगर कोई एक खनिज होगा तो उसका एक निश्चित रासायनिक गुण होगा उसके पास। इसके साथ ही खनिजों का वितरण जो है पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर असमान रूप से है। यानी कि कहीं पे अधिक है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे जो है कोई खास प्रकार का खनिज ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे किसी खास प्रकार का खनिज कम हो सकता है। इसके साथ ही इसकी जो है कहीं पे मतलब ये ऐसे जगहों पे है जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगहों पे है जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते, यानी संभाव्य संसाधन की तरह हो गया है। जैसे अगर ये अंटार्कटिका या आर्कटिक महासागर के क्षेत्रों में है तो वहाँ पहुँचना न के बराबर है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो खनिज होते हैं, अगर खनिज के निर्माण की बात करें तो इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यह बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से निर्मित होता है। अगर खनिज के पहचान की बात करें तो बताया जा रहा है कि आप खनिज को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं। भौतिक गुणों में अलग अलग खनिजों का रंग, घनत्व, कठोरता, ये सब अलग अलग होता है। रासायनिक गुणों में एक उदाहरण दिया जा रहा है, विलेयता के आधार पर आप पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, बताया जा रहा है कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट है, ये दोनों खनिज है। अब अगर पहचानना हो तो नमक कैसे जो है विलेय हो जाता है, तो रासायनिक गुण होता है नमक का विलेयता। इस प्रकार नमक की पहचान आप कैसे विलेयता के आधार पर कर पा रहे हैं। वैसे ही ग्रेफाइट जो है कठोर होता है, तो आप जो है कह सकते हैं कि कठोरता के आधार पर यानी भौतिक गुणों के आधार पर आप खनिज जैसे ग्रेफाइट जैसे किसी खनिज को पहचान सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे खनिज के प्रकार के विषय में बताया गया है, खनिज किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी तक पूरे विश्व में 2800 लगभग 3000 के आसपास खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन संरचना के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक को भी दो भागों में बांट देते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। धात्विक खनिज का मतलब है वैसा खनिज जिसमें धातु के कच्चे रूप पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है ये चमकदार होते हैं, ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, साथ ही ये कठोर होते हैं। जो भी धात्विक खनिज होंगे वे कैसे होंगे, कठोर और चमकदार होंगे, उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे। एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज का मतलब है ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं है, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी। अब यहाँ धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लौह और अलौह। लौह का मतलब है वैसा खनिज जिसमें लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट। अलौह का मतलब है ऐसा खनिज जिसमें मतलब ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सभी। ठीक है, ये देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो शैल होते हैं, खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले
अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी कि इसको ऐसे समझना है, देखिए शैल का आपने नाम सुना होगा, तो शैल जो है खनिजों से बने होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है एक खनिज से भी बने हों, एक से अधिक खनिजों से भी बने हो सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है शैल के विषय में। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यानी कि किसी विशेष प्रकार के शैल से कोई खनिज निकाला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। उसके बाद वहीं 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। यानी कि उसमें से 100 ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उपयोग हम आगे जाकर करते हैं, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खनिजों के प्रकार के बाद खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिजों को निकाला कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में बताया जा रहा है डायग्राम के माध्यम से खनिजों के निकालने के 3 विधियों के विषय में। खनन, प्रवेधन, आखनन। खनन को भी 2 भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूपकी खनन। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए खनन का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज शैल में छिपे हुए हैं उस खनिज को शैल से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनन को 2 भागों में बांटा गया है, विवृत और कूपकी। विवृत का मतलब है जो खनिज कम गहराई में स्थित है उसे निकालने के लिए निकालने का जो प्रोसेस होगा उसे विवृत खनन कहेंगे। कूपकी खनन का मतलब है अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए गहन वेदन किया जाएगा, गहराई तक जो है खुदाई किया जाएगा, उसे कूपकी खनन कहेंगे। अगला है प्रवेधन। प्रवेधन का मतलब है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होते हैं कि पृथ्वी के बहुत ही अधिक गहराई में होते हैं, तो इनको निकालने के लिए गहन कूप बनाए जाते हैं, गहन वेधन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम प्रवेधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रवेधन का एक उदाहरण बताया गया है। देखिए कैसे बहुत ही बड़े यंत्र से, भारी मशीन से गहन जो है कूप बनाकर खुदाई करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाले जाते हैं। अगला है और अंतिम है आखनन। आखनन का मतलब है पृथ्वी के सतह के बहुत ही नज़दीक जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए आसानी से जो खुदाई कर दिया जाता है उसे हम आखनन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा जो है खनिज क्या है, खनिज के प्रकार के विषय में, खनिज को कैसे बाहर निकाला जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिज के वितरण के विषय में। खनिज के वितरण को पढ़ने से पहले यहाँ जो साइड में दिया गया है इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। कह रहा है कि आप खनिज जो मतलब शैल में खनिज पाए जाते हैं उस शैल को भी पहचान सकते हैं कि कौन सा खनिज इस शैल में है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था भौतिक गुण के विषय में कि उनके रंग अलग अलग होते हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि तांबा वाला अगर कोई शैल होगा, यानी कि तांबा खनिज वाला कोई शैल होगा तो उसका रंग नीला होगा। अगर आप नीला रंग देखते हैं किसी शैल का तो पहचान जाएंगे कि इस शैल में क्या है, तांबा खनिज है। ओके, अब आइए खनिजों के वितरण को समझते हैं। देखिए हम लोगों ने 6ठी कक्षा में पढ़ा था आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शैलों के विषय में। तो ये शैल क्या करते हैं, पठारी का निर्माण करते हैं, पहाड़ों का निर्माण करते हैं। तो जो खनिज होते हैं धात्विक और अधात्विक, वे अलग अलग शैलों में बंटे होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आग्नेय और कायांतरित शैल में धात्विक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी शैल में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने का चीज़ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज हमेशा आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाएंगे। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाएंगे, तो अधात्विक खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाएंगे। अब यहाँ धात्विक खनिज जो आग्नेय और कायांतरित में पाए जाते हैं इनका कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे उत्तरी स्वीडन में लौह एस्क, ऑन्टेरिया जो कनाडा में है वहाँ तांबा और निकेल का निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में जो है लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटेनियम। इसी तरह जो है अवसादी शैल समूह में जो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं उनका उदाहरण दिया जा रहा है। फ्रांस में जो कॉकेशस प्रदेश है वहाँ पे चूना पत्थर, जॉर्जिया यूक्रेन में मैंगनीज, अल्जीरिया में फॉस्फेट और जैसे खनिज ईंधन होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये भी पाए जाते हैं अवसादी शैल समूह में। ये हम लोगों ने पढ़ा खनिजों के वितरण के विषय में। अब पढ़ते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए अभी तक मैंने जो बताया मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा था इसलिए कि समझाने की चीज़ थी। इसके बाद बिल्कुल ही ये डेटा है, ये डेटा अधिकतर एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन बुक में दिया है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है। आइए एक एक बार सबको पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, स्विट्जरलैंड जो है वहाँ कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, तो इसे तो ध्यान ही रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। जो बहुत ही अलग दिखता है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज का निक्षेप नहीं है।
सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि चीन और भारत के पास बहुत ही विशाल लौह अयस्क का निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक हैं। चीन जो है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के अग्रणी उत्पादक में है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इतना दिया गया है एशिया के विषय में। अब हम लोग यूरोप के विषय में पढ़ते हैं। आप मैप में पहचान तो रहे हैं ना? देखिए मैप में भी इन सब चीज़ों को दिया है, एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। ये है एशिया का क्षेत्र, ये यूरोप का क्षेत्र, ये अफ्रीका का क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये हो गया आपको उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कहाँ की बात की जा रही है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के विषय में पढ़ेंगे। दिया जा रहा है कि यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। तीनों क्षेत्र के विषय में बताया जा रहा है। ग्रेट लेक के उत्तर में है कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। अब इन तीनों के विषय में बताया जाएगा कि तीनों में क्या क्या पाया जाता है। देखिए हम लोगों ने ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश के विषय में पढ़ा, तो यहाँ पे पाए जाते हैं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा। उसके बाद अब हम लोग अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में पढ़ेंगे कि यहाँ क्या पाए जाते हैं। तो जो अपलेशियन प्रदेश होते हैं वहाँ कोयले का निक्षेप है, और पश्चिम में जो कार्डिलेरा है वहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। ओके, अब आइए हम लोग दक्षिण अमेरिका के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वह विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अवरक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। इतना इन्फॉर्मेशन दक्षिण अमेरिका के विषय में है। अब अफ्रीका के विषय में पढ़ेंगे। अफ्रीका के विषय में पढ़ने से पहले इसे पढ़ लीजिए। दिया जा रहा है कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। इस दोनों को ध्यान रखिएगा, हरा हीरा के विषय में पूछा जा सकता है। और सबसे प्राचीनतम शैल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि कितने करोड़ वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के ये शैल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अफ्रीका के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, यानी कि अफ्रीका में बहुत ही अधिक मात्रा में और अच्छे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका के विषय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हीरा, सोना और प्लेटिनम जो है सबसे बड़े स्तर पे उत्पादित करता है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर कुछ स्पेसिफिक किसी के विषय में भी दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक, तो उसे ध्यान रखिएगा। अग्रणी दिया जा रहा है तो उसे ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रणी बहुत सारे प्रदेश हैं। सबसे बड़ा है तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। अब देखिए सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल इसके विषय में बहुत ही रेयर पूछेगा, लेकिन बॉक्साइट के विषय में पूछ सकता है, क्योंकि सबसे अधिक विश्व में बॉक्साइट उत्पादित करता है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्रों में सोना के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अंटार्कटिका के विषय में। बताया जा रहा है कि विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। देखिए अंटार्कटिका के विषय में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में
कोयला और जो है लोहे का निक्षेप पाया गया है। कोयला दिया गया है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के पास और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहा। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, कोयला और लोहा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग भारत में पढ़ते हैं कि भारत के किस किस राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर लोहा की बात करें तो भारत में जो है उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह मुख्यतः जो है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्रक की, तो अभ्रक निक्षेप जो है मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा अभ्रक के विषय में, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शायद पूछा जा चुका है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। देखिए ये अभ्रक पूछने का चांस इसलिए भी है कि यहाँ स्टेटमेंट ये क्या है, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। तांबा के विषय में है कि यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैंगनीज भारत के जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। सोना कर्नाटक के कोलार के विषय में आप लोगों ने पहले भी सुना है, तो सोना कर्नाटक के कोलार के निक्षेप में पाया जाता है। यह खान बहुत ही गहरी खान है, तो यहाँ से सोना निकालने का जो दर है बहुत खर्चीली प्रक्रिया हो जाती है, इस कारण भी यहाँ से सोने की खुदाई बहुत ही नहीं किया जाता है। ठीक है, सोना का ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के कोलार में ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर की बात करें तो भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु। इसके बाद जो है नमक, तो नमक जो है समुद्र से, झील से और शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी ये उत्पाद भी करता है और बाहर दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। ये कुछ वितरण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं जटिल है, एक प्रकार से सिर्फ डेटा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप 1, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे या बुक को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा किसे ध्यान रखना है और खुद ही ध्यान रह जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं खनिजों के उपयोग के विषय में। आप जानते हैं खनिजों का उपयोग बहुत ही मतलब विविध तरीके से किया जाता है। जैसे उद्योगों में बहुत सारे उद्योग हैं जो खनिज का उपयोग करते हैं, रत्न बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आभूषण के साथ जो है बहुत सारे खनिजों को जोड़कर अनेक प्रकार के जो है अट्रैक्टिव आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाए जाते हैं। एक तांबा जो है, तांबे का तो बहुत अधिक उपयोग है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि तांबे का सिक्का से लेकर पाइप तक तांबे का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग के क्षेत्र में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सिलिकॉन जो है अपने क्वार्ट्ज अयस्क से निकाले जाते हैं। वैसे ही एल्यूमिनियम के विषय में बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई इत्यादि बहुत सारे जगहों पे एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है और एल्यूमिनियम निकाले जाते हैं बॉक्साइट अयस्क से। इतना ध्यान रखिएगा उपयोग के विषय में। संरक्षण के विषय में आप सभी जानते हैं खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय जैसे ही कहा जा रहा है आप ध्यान रखिए कि अनवीकरणीय यानी कि बहुत जल्दी यह नवीकृत नहीं होगा, फिर से बनेगा नहीं। जितना भंडार आपके पास है उसका बहुत ही अच्छे से यूज कीजिए, बहुत ही मतलब सोच समझ के यूज कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज का प्रयोग कर सके। संरक्षण में आप जो है धातुओं का पुनर्चक्रण भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ चित्र में बताया गया है खनिज के विषय में कि कम प्रयोग कीजिए, जितने की आवश्यकता हो, पुनः चक्रण कीजिए, पुनः प्रयोग कीजिए। ये संरक्षण के विषय में आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। खनिज का चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ, यानी कि आधा पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब शक्ति संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन में हम लोगों ने देखा था परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के विषय में पढ़ना। आइए शक्ति संसाधन के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, जो शक्ति या ऊर्जा है हमारे जीवन में इसका काफ़ी महत्व है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई उद्योग हुआ, कृषि हुआ, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा, इन सब में हमें शक्ति की या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, शक्ति या ऊर्जा संसाधन को मूल रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत के रूप में। एक एक करके हम लोग इन दोनों को पढ़ते हैं। इनके अंतर्गत जो जो आते हैं उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परंपरागत स्रोत के विषय में पढ़ते हैं। परंपरागत का मतलब है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम
पुराने समय से या लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। देखिए नाम से ही निहित है, परंपरागत का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, बिल्कुल, यानी पहले से ही जिसका यूज किया जा रहा हो। तो ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं इन्हें हम परंपरागत स्रोत के रूप में जानते हैं। इसमें जो है आ जाते हैं आपके ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी। तो आइए इनके विषय में एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ लाभ हानि के विषय में कुछ बताया गया है, उसे मैं बता दिया करूँगा। सबसे पहले ईंधन की बात हो रही है। अगर हम ईंधन की बात करें तो ईंधन के विषय में आप सभी जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, पेड़ पौधे या जानवरों के अवशेष धरती के नीचे दब गए थे और वहीं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का रूप धारण कर चुके हैं। तो ये सभी ईंधन के उदाहरण हैं। ईंधन में ये आज के कच्चे लकड़ी भी आते हैं, ठीक है। ईंधन का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं भंडार है, जो आज से लाखों हजारों वर्ष पहले धरती के अंदर दब गए थे, उनका भंडार सीमित है। यानी कि इसका उपयोग हमें बहुत ही सतर्कता से करने की ज़रूरत है, नहीं तो इसके समाप्ति होने का डर है। यानी कि अगर इसका उपयोग हम विवेकपूर्ण नहीं करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। इसके बनने का जो प्रक्रिया है बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करें कि उतने समय में कम से कम ये बनते रहे और फिर हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। अगर हम ईंधन के लाभ और हानि के विषय में बात करते हैं तो इसके लाभ है कि यह सुप्राप्य है, यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुत अधिक लोगों को यह ऊर्जा प्रदान करता है। अगर इसके हानि की बात करें तो इसके संग्रहण में बहुत अधिक समय लगता है, इससे प्रदूषण फैलता है। उसके बाद जो है ग्रीन हाउस गैस में यह इफेक्ट करता है, वृद्धि करता है हरित गृह प्रभाव में। इसके साथ ही जो लकड़ी काटते हैं आप जंगल से, तो उससे निर्वनीकरण भी होता है। ये सारे कुछ फैक्ट थे ईंधन के विषय में। अब हम लोग जो है कोयला के विषय में पढ़ते हैं। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला भी आप जानते हैं लाखों हजारों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए थे वही जो है कोयला का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए एक वर्ड यहाँ दिया गया है, अंतर्हित धूप। इसे इंग्लिश में ब्यूरेड सनशाइन के नाम से जानते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, चूंकि कोयला बना है बहुत अधिक समय तक पेड़ पौधों के पृथ्वी के अंदर दबने से, सूर्य का प्रकाश वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचा है, इसलिए इसे हम अंतर्हित धूप या ब्यूरेड सनशाइन के नाम से जानते हैं। यह स्टेटमेंट कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम कोयला के लाभ और हानि की बात करें तो इसका लाभ है कि यह बहुत ही विस्तृत रूप से उपलब्ध है। इससे विद्युत रूपांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और कोयला का उपयोग करके जो विद्युत बनाया जाता है, जो ऊर्जा बनाया जाता है, ऊर्जा तैयार किया जाता है, उसे हम तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही जो है वाष्प इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा और इस्पात का जो उद्योग है वहाँ भी कोयले का बहुत ही विस्तृत उपयोग किया जाता है। अगर इसके हानि की बात करें तो यह बहुत प्रदूषण फैलाता है, परिवहन के लिए यह बहुत भारी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोयला किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो विश्व में सबसे अग्रणी उत्पादक है चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पेट्रोलियम के विषय में पढ़ते हैं। देखिए पेट्रोलियम के विषय में बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर शैल के विषय में आप जानते हैं, आग्नेय शैल होते हैं, कायांतरित शैल होते हैं, अवसादी शैल होते हैं। तो शैलों के मध्य में जो परतदार शैल हैं उनके मध्य में पाया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या किया जाता है कि वहाँ से वेधन के माध्यम से निकाला जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कैसे जो है प्रवेधन के माध्यम से उसे निकाला जाता है। फिर निकालने के बाद उसे परिष्कृत करने के लिए या शोधित करने के लिए क्या किया जाता है, परिष्करणशाला में भेज दिया जाता है। यानी कि उस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां उसे शोधित किया जा सके, परिष्कृत किया जा सके। और फिर पेट्रोलियम को परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, ये सभी निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम को या पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ को हम काला सोना के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका रंग जो है काला होता है और यह बहुत ही मूल्यवान होता है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम के लाभ और हानि की, तो लाभ है कि इसे आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह टैंकर में ले जाया जा सकता है। इसके आधार पर बहुत सारे जो है उद्योग निर्मित हो गए हैं। हानि की बात करें तो बहुत सारे हानि भी हैं। इसके उपयोग से क्या होता है, जो प्रदूषण फैलता है तो अम्ल वर्षा हो जाती है। फिर बहुत आसान नहीं होता है नए नए जगहों का खोज करना जहां से हम पेट्रोलियम निकाल सके। यहाँ पे बताया जा रहा है पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ
शेल से बना, सॉरी, पेट्रोलियम जो है लैटिन के शब्द पेट्रा और ओलियम से बना हुआ है। पेट्रा का अर्थ होता है शैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी शैल तेल को हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पेट्रोलियम के कुछ मुख्य उत्पादक देशों के विषय में बताया जा रहा है कि मुख्य उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र। इतना ध्यान रखिएगा आप जो है पेट्रोलियम के विषय में। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के विषय में। देखिए, प्राकृतिक गैस को हम लोग CNG भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों से प्राप्त की जाती है। क्या होता है, जब पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं और अपरिष्कृत तेल मतलब जब बाहर निकाला जाता है उसी समय प्राकृतिक गैस का रिसाव होता है, तो इसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ जो है तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस। यहाँ बताया जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्रदूषण इससे भी फैलती है, लेकिन डीजल पेट्रोल के तुलना में कम फैलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा जो जीवाश्मी ईंधनों का उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। यानी कि हम जितने भी ईंधन प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब से पर्यावरण दूषित हो रहा है और इससे जो है हमें खतरा है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। यानी कि जैसे किसी नल को आप टपकते हुए नल को छोड़ देते हैं तो साल भर में 1200 लीटर जल बर्बाद हो जा रहा है, वैसे ही अगर आप अनियंत्रित तरीके से इस जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करते हैं तो एक तो खतरा है पर्यावरण के लिए, दूसरा खतरा है कि यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, तो फिर से हमें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जल विद्युत का मतलब है कि बांध बनाकर क्या किया जाता है, जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है और इसे ही हम लोग जल विद्युत के नाम से जानते हैं। यहाँ सलल जल विद्युत परियोजना के बारे में बताया जा रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर में है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ये ध्यान रखिएगा, ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। सलल जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ देगा कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश था नॉर्वे। अगर हम जल विद्युत के लाभ और हानि की बात करें तो लाभ में है कि यह प्रदूषण मुक्त है, इसमें प्रदूषण नहीं होता। इससे क्या होता है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है, यह बहुत ही सस्ता होता है। लेकिन इसकी हानि है, हानि ये है कि जब डैम बनाया जाता है, जब बांध बनाए जाते हैं, तो बांध के पीछे वाले जो क्षेत्र हैं वे जलमग्न हो जाते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ही खर्चीली हो जाती हैं। तो जल विद्युत के क्षेत्र में आप इन सब फैक्ट को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, इसके विषय में बताया जा रहा है कि इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। विश्व में जो टोटल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, उसका 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत में भी जो है कुछ जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये कुछ भारत वाले आप ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, यहाँ से जल विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं भारत में। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के विषय में। हम लोगों ने परंपरागत स्रोत के विषय में पढ़ा, जिसका उपयोग पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। अब गैर परंपरागत स्रोत के विषय में पढ़ते हैं। तो जैसा कि परंपरागत स्रोत का मतलब है पहले से उपयोग किया जाना, गैर परंपरागत का मतलब है जनरली हम लोग पहले से सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन जो परंपरागत स्रोत हैं इनके समाप्ति को देखते हुए, इनके खर्च को देखते हुए अब जरूरत है कि हम कुछ नए स्रोतों का उपयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सभी को। तो आइए एक एक करके इन सभी के विषय में पढ़ते हैं, इनके लाभ हानि की भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले है सौर ऊर्जा। अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो आप सभी जानते हैं सूर्य के प्रकाश से
जो हमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर पैनलों के माध्यम से हम ऊर्जा में बदलते हैं और इसे ही सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा लाभकारी हो सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूप की प्रचुरता होती है। आप जानते हैं पृथ्वी का जो 23.5 से 23.5 वाला भाग है, यहाँ सूर्य हमेशा ही बहुत ही तीव्रता से अपना धूप बिखेरता है। तो इस क्षेत्र में जो है, जो भी क्षेत्र आते हैं, जो भी देश आते हैं विश्व के, वे सभी इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा के विषय में बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, रोशनी भी हम जो है निकालते हैं सौर ऊर्जा से। इसके साथ साथ यातायात संकेत में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सौर ऊर्जा के लाभ और हानि की बात करें, इसका लाभ है कि यह असमाप्य है, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा, इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। लेकिन इसकी हानि है कि यह बहुत ही खर्चीला होता है, तथा अगर इस ऊर्जा को आप स्टोर करते हैं, अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं, तो यह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा के विषय में पढ़ते हैं। पवन ऊर्जा भी आप सभी जानते हैं, पवन चक्की के माध्यम से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह भी असमाप्य स्रोत है, यानी कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस पर मानवीय क्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। प्राचीन समय से ही अनाज पीसने के लिए या जल निकालने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन अब नए तरीके से क्या किया जाता है कि हम बड़े बड़े जो है पंखे लगाते हैं, उस पंखे को इस तरीके से जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है कि जब पंखा चलेगा पवन के चलने से, तो वह जनरेटर भी चलेगा और विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। नॉर्मली क्या किया जाता है कि तटीय क्षेत्रों में या पर्वत घाटियों में जहाँ तेज हवाएं चलती है, वहाँ इस तरीके के फार्म बनाए जाते हैं, पवन फार्म बनाए जाते हैं। देश का नाम बताया जा रहा है कि नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, इन सभी जगहों पर अधिक से अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग परमाणु ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। इस जो है फैक्ट को ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा का मतलब है कि परमाणु से जिस ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, इसमें मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम आता है। देखिए, बताया जा रहा है कि यूरेनियम और थोरियम जो परमाणु है, इसके केंद्र में ऊर्जा होती है। अब उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यूरेनियम और थोरियम को नाभिकीय रिएक्टर में डाला जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन करवाया जाता है किसी प्रक्रिया के द्वारा। उस विखंडन से क्या होता है कि उसके केंद्र में जो ऊर्जा संचित है वह उत्सर्जित होती है, और फिर उस उत्सर्जित ऊर्जा का हम प्रयोग करके बिजली बनाते हैं। इस तरीके से यूज किया जाता है परमाणु ऊर्जा का। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए और यूरोप। फिर भारत में भी राजस्थान, झारखंड में जो है यूरेनियम के निक्षेप हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि केरल के मोनोजाइट बालू है, वहाँ पे थोरियम का विशाल मात्रा पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें भारत में, तो तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट में है जो है राणा प्रताप सागर, यूपी में नरेला और कर्नाटक में कैगा। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कहाँ कहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत में। तो इसे एक बार और पढ़ते हैं। तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरेला और कर्नाटक में कैगा में स्थित है हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को हम लोग समझते हैं। और हाँ, अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि की बात करें, तो इसका लाभ है कि यह बड़े मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि जो यूरेनियम और थोरियम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन इसका हानि है, जब हम जो है नाभिकीय रिएक्टर में इसका विखंडन करते हैं, तो एक रेडियो एक्टिव तत्व निकलता है जो मानव के लिए, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से विखंडन कराया जाता है कि कम से कम हानि लोगों को पहुंचे, या फिर ऐसे जगहों पे ऐसे स्टेशन बनाए जाते हैं जहां आसपास आवास बहुत ही कम हो। इसके साथ ही बहुत खर्चीला होता है, ऐसे स्टेशन बनाने में बहुत अधिक खर्च आते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा के विषय में। भूतापीय ऊर्जा का मतलब है पृथ्वी से हम जिस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वही तापमान भू सतह पर झरना के रूप में निकलता है, पानी का फुहारा के रूप में निकलता है। और यह क्या होगा, जहाँ पे ऐसा निकलेगा गर्म जल का जो है एक टैंक की तरह बन जाएगा। ठीक है,
और इस गर्म जल के स्रोत का उपयोग हम करते हैं कभी कभी खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त करने में, नहाने में। इसका सबसे बड़ा जो है आपको बताया जा रहा है यूएसए उत्पादक देश है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका, भारत में जो है अगर बात करें तो भारत में हिमाचल में मणिकर्ण का नाम आपने सुना होगा कि हिमाचल के मणिकर्ण में गर्म जल के जो है एक मतलब स्रोत हैं। इसके बाद लद्दाख में पुगा घाटी है, तो आप इसे कुछ ध्यान में रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्वारीय ऊर्जा के विषय में पढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार का मतलब क्या है? आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। समुद्र में ज्वार उठता है, ज्वार मतलब बहुत ही तेजी से पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो इस ऊपर की तरफ पानी के उठने का प्रयोग करते हैं हम तरीके से और फिर इससे बिजली बनाते हैं। देखिए करते क्या है, समुद्र का जो संकरे मुहाना वाला क्षेत्र है, मुहाना का मतलब क्या होता है? जहाँ नदी समुद्र में मिल रही है उस जगह को मुहाना कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों पर क्या कर दी, ऐसे क्षेत्रों में हम बांध बनाते हैं और उस बांध के अंदर टरबाइन लगा देते हैं। देखिए कैसे टरबाइन लगाया हुआ है। अब जब ज्वार उठेगा तो इस टरबाइन से होके गुजरेगा और इस टरबाइन को जोर जोर से चला देगा। ऐसे में क्या होगा कि विद्युत उत्पन्न होगा। बताया जा रहा है कि रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल मात्रा में ज्वारीय मिल अवस्थित है और यहाँ से बिजली प्राप्त किया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस में सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन। अंतिम है बायोगैस के विषय में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा के लाभ और हानि के विषय में, मैं बार बार भूल जा रहा हूं क्योंकि ये पेज में पीछे जा चुका है। तो भूतापीय ऊर्जा का लाभ है कि यह बहुत ही स्वच्छ है, पर्यावरण के लिए कोई हानि नहीं है और एक बार ऐसा स्रोत निकल जाता है तो हर समय उपलब्ध होता है। हानि की बात करें तो यह शहर से बहुत दूर होता है, वहाँ पे जो है पहुँचना मुश्किल है या वहाँ से बिजली का पहुँचाना बहुत ही खर्चीला होता है। अब हम लोग बायोगैस की बात करते हैं और बायोगैस की बात करने से पहले थोड़ा सा ज्वारीय ऊर्जा के विषय में भी जान लेते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ और हानि की बात करें तो इसका लाभ है कि यह प्रदूषण मुक्त है, यह असमाप्य है। हानि है कि वन्य जीव आवास जो है इससे नष्ट होते हैं, उसके बाद दोहन में बहुत ही कठिनाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोगैस को पढ़ते हैं। बायोगैस हमारे लिए अंतिम है। तो देखिए बायोगैस का क्या होता है कि गाँव में एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थों से गैस निकाला जाता है, बिजली भी इससे बनती है, या कह सकते हैं कि गैसीय ईंधन का प्रयोग करके हम खाना भी बनाते हैं। देखिए जो मरे हुए पौधे हैं या जंतुओं का भी उपयोग किया जाता है, या जो गोबर होता है, इन सबको एक टैंक में हम डाल देते हैं। इस टैंक के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के माध्यम से इसको हम अपघटित करते हैं। अपघटित करने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनता है और वहीं एक ऊपर जो है पाइप के माध्यम से निकलता है और बायोगैस खाना पकाते हैं या विद्युत का भी उत्पादन होता है जिससे हम बल्ब जलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये एक दूसरे तरफ से बाहर निकल जाते हैं और उसका उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं, जैविक खाद के विषय में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़ा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के विषय में। बताया जा रहा है कि ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ज़रूरत है कि ऐसे स्रोतों की पहचान करें जो असमाप्य है, उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। जो परंपरागत हैं उन पे हम अपनी निर्भरता को कम करें, उसका उपयोग अच्छे से विवेकपूर्ण करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। आइए जो है क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं ताकि कुछ समझ में आए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिज के नाम बताइए। तो आप नमक, तांबा, सोना, चांदी ये सब कह सकते हैं। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अयस्क का मतलब है जिस शैल से आप खनिज निकालते हैं उसे अयस्क शैल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा पीछे चैप्टर में कि आग्नेय और कायांतरित शैल समूह में धात्विक खनिज पाए जाते हैं और अवसादित जो है शैल समूह में पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। अगला है प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 देश का नाम बताना है। तो रूस, नॉर्वे। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र में आप बायोगैस कह सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय बता सकते हैं, शुष्क प्रदेशों में सौर ऊर्जा बता सकते हैं, या अगर पवन बहुत तेज चल रही है तो आप जो है पवन ऊर्जा भी बता सकते हैं। 5 तरीका बताना है जिससे आप घर पर ऊर्जा की बचत कर सके। तो ये आप बता दीजिए, ज़रूरत ना रहने पर लाइट ऑफ कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर ऑफ कर दीजिए, फैन बंद कर दीजिए। ठीक है, ये सारे कुछ तरीके हो सकते हैं।
अब दूसरा का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है। यहाँ आंसर हो जाएगा ग, वे असमाप्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ली जो है अग्रणी उत्पादक है तांबे का। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी, यानी कि एलपीजी को कौन संरक्षित नहीं करेगी। तो पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो लेना, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर कुकर में बनाइए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लीजिए, ये सब अलग बात है। आंसर हो जाएगा घ। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, अगर आप कढ़ाई खुला छोड़ दीजिए, उसको ढकते भी नहीं है और गैस का फ्लेम बहुत लो कर देते हैं, तो अधिक से अधिक एलपीजी खर्च हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया घ। कारण बताना है कुछ, चलिए इसे भी देख लेते हैं कि बड़े बांध का निर्माण किया जाता है, उससे पहले हम पर्यावरणीय पहलुओं को क्यों ध्यान में रखते हैं। इसलिए ध्यान में रखते हैं कि आपदा की स्थिति में जो है वहाँ बाढ़ की स्थिति ना हो जाए, आसपास का क्षेत्र भी जलमग्न ना हो जाए, लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, क्यों। क्योंकि उद्योगों को कोयला की ज़रूरत होती है और कोयला जो है खान के पास रहेंगे तो आसानी से उनको कोयला मिल जाएगा। कोयला बहुत भारी होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या पॉल्यूशन का आप खतरा कह सकते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह काला होता है और बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, क्यों। क्योंकि आखनन करने से मिट्टी की बर्बादी होती है, पॉल्यूशन होता है, फिर ब्लास्टिंग करवाया जाता है या वाइब्रेशन होता है, ये सभी कुछ प्रक्रियाएं होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 8 के तीसरे अध्याय को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में चौथे अध्याय को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।